नमस्कार, आप देख रहे प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का। मंदिर बना मस्जिद के महाभारत से शुरू हुआ संभल का मुद्दा अब नया मंदिर और मूर्ति मिलने के बाद और बड़े संग्राम का सबब बन गया है। वहीं आज से शुरू हुआ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में संभल पर सियासी दंगल खूब देखने को मिला। सपा और कांग्रेस ने वेल में आकर जमकर हंगामा काटा। वहीं नेता प्रतिपक्ष की तरफ से संभल हिंसा पर नियम 311 के तहत चर्चा की मांग की गई, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उन्हें नियम 56 के तहत अपनी बात कहने का मौका दिया। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे से लेकर संभल से यानी कि सपा विधायक इकबाल महमूद तक सभी ने संभल में की गई सरकारी कार्रवाई पर सवाल उठाए। जब विपक्ष के तमाम आरोपों के बाद बारी जब सरकार के जवाब की आई तो सीएम योगी ने खुद मोर्चा संभाला। जिस संभल के दंगल में विपक्ष सरकार को घेर रहा था, सीएम योगी ने वहां की पूरी कुंडली खंगाल दी। विष्णु के अवतार से लेकर बाबरनामा तक, करहल से लेकर कुंदरकी तक, कुंदरकी से लेकर कानून व्यवस्था तक सीएम योगी ने विपक्ष को आईना दिखा दिया। वही आपको पहले वो बयान सुनाते हैं, वो संबोधन दिखाते हैं, जिसके बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है। जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य की नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। जिन इतिहास के पन्नों में कुछ खराब चीजें नहीं खोजना चाहते हैं, हम लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं। और जिनको अपने भविष्य के बारे में नहीं पता कि भविष्य क्या होगा, भविष्य में क्या बदलाव चाहते हैं, वो इतिहास में ही हमेशा रहते हैं। हम लोग भविष्य बनाना चाहते हैं, देश में अच्छी सड़कें बने। उत्तर प्रदेश की जो खोजने की बात आप कह रहे हैं, इंकरेजमेंट ड्राइव हटाने की बात कर रहे हैं, मैंने विधानसभा में भी, विधान परिषद में भी और लोकसभा में भी और पहले भाषण में भी मैंने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव हो रहा है। जिस उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार मौका दिया, आप बताइए, अगर एक भी एक्सप्रेस वे के लिए उत्तर प्रदेश को बजट मिला हो, बताइए आप मुझे। आप एक में से कैमरा कोई झूठ नहीं बोल सकता। ये चीजें तय करना, ये कहना कि उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे, जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है, हमारी आस्था का प्रतीक है। कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाह अकबर का जो स्लोगन है, ये हमें अच्छा नहीं लगता। नहीं, आपको हम रोकें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आपको नहीं, मुझे मतलब होने की आवश्यकता ही नहीं, मुझे आवश्यकता ही नहीं इसकी। नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं है, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मेरी तो विरासत इतनी लंबी चौड़ी है, इतनी प्राचीन है कि मैं उस परंपरा को ही लेकर के चले जाऊं। मैं जय श्री राम का नारा, हर हर महादेव का नारा और राधे राधे, राधे राधे के संबोधन से ही अपना पूरा जीवन काट सकता हूं। तो जिस प्रकार से आपने देखा, पुरजोर हंगामा देखने को मिला संभल के मामले में। 2027 चुनाव की लड़ाई के अब ज्यादा दिन बचे नहीं है, उससे पहले मस्जिद मंदिर की अलग लड़ाई संभल में देखने को मिल रही है। संभल में मंदिर मिलने की गूंज विधानसभा तक सुनाई दी। सीएम योगी ने संभल को लेकर विधानसभा में विपक्ष पर निशाना साधा। वहीं अखिलेश यादव ने भविष्य की तरफ देखने की सलाह दे डाली। दूसरी ओर संभल में खग्गूसराय में कुएं की तलाश में चबूतरे को तोड़ा गया। चबूतरे के नीचे कुआं मिला जो मंदिर से महज 100 मीटर की दूरी में है। प्रशासन का कहना है कि संभल के इतिहास में कुल 19 कुओं का जिक्र होता है, इसलिए अलग अलग इलाकों में जो कार्रवाई होगी जरूरी, वो कार्रवाई को किया जाएगा। तो हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं, उनसे पहले परिचय करा दूंगी, लेकिन सवाल कई हैं क्योंकि संभल के पत्थरबाज नहीं बचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन के क्या मायने हैं, और इसके साथ साथ क्या खुदाई से मंदिर की सच्चाई बाहर आ गई है? और यही नहीं,
संभल में हिंदुओं के पलायन का सच क्या है, इन्हीं सभी जवाबों को तलाशने के लिए हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं। पहले उनका परिचय कराती हूं। पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और साथ साथ प्रदीप सिंह कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। विकास तिवारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे विकास तिवारी जी आपके पास ही आऊंगी। जिस प्रकार से अखिलेश यादव की ओर से कहा गया है कब तक इतिहास के पन्नों को पलट पलट कर मंदिर मस्जिद की लड़ाई खोज निकालेंगे आप लोग, ये वक्त भविष्य देखने का है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि शायद अखिलेश जी सही चीजों को सही तरीके से समझते नहीं है। भविष्य हम इतिहास से सबक लेकर के ही हम अच्छा भविष्य बना सकते हैं। यदि हम इतिहास को नहीं जानेंगे, इतिहास एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कोई भी देश, कोई भी संस्कृति, कोई भी समाज यदि वो अपने इतिहास को नहीं जानती है तो वह एक अच्छा भविष्य नहीं बना सकती है। इसीलिए आप देखेंगे कि आर्कियोलॉजी या फिर जो इतिहासकार होते हैं उनका किसी भी देश में या किसी भी समाज की या किसी भी व्यवस्था निर्माण में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो मुझे लगता है अखिलेश जी को इस बात को समझना चाहिए। और क्यों नहीं, इतिहास में यदि कुछ गड़बड़ियां हुई हैं और इसलिए आज हम उसका दुष्परिणाम झेल रहे हैं। हम संविधान में बात करते हैं ना कि सभी व्यक्तियों को अपनी धर्म की पूजा पद्धति उपासना उसका अधिकार है। तो हम पिछले इतिहास से यदि हम सबक नहीं लेंगे कि उसमें क्या गड़बड़ियां की थी और जिससे आज ये स्थिति हुई कि यहाँ की पूरी डेमोग्राफी ही चेंज हो गई। एक वर्ग विशेष जो कभी भारतवर्ष में था ही नहीं, जो कभी भारतवर्ष का हिस्सा ही नहीं था, आज वो भारत की राजनीति, भारत में इतना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारे महत्वपूर्ण मंदिर मस्जिद, हमारे मंदिर जहां हमारे पूजा, भारत एक धर्म पे आधारित देश था, पूरे आध्यात्मिक केंद्र था पूरी दुनिया का, और वहां पर हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि हम अपने ही मंदिर को नहीं बचा सके। तो हम उस गलतियों को कैसे सीखेंगे? इसके लिए हमें इतिहास में जाना ही होगा और यदि इतिहास में कहीं कुछ गड़बड़ियां हुई हैं तो हमें उसको सुधारना भी होगा और उस गलतियों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे की तरफ अपने भविष्य निर्माण करना होगा। और यही हमारा नेतृत्व बोल रहा है। हमारे नेता मोदी जी और आदरणीय योगी जी ने इसीलिए तो कहा कि ना बटेंगे ना कटेंगे, यानी कि इतिहास में हम पहले बट गए थे और बटे थे इसलिए हम कटे थे, इसलिए गजनवी का आक्रमण हुआ, इसलिए हमारे सोमनाथ मंदिर को लूटा गया, इसलिए श्री राम मंदिर को जो है बाबरी मंदिर में कन्वर्ट किया गया और हजारों मंदिर जैसे आप देख रही हैं अभी संभल में निकल रहा है, चाहे वो ज्ञानवापी का हो, चाहे वो मथुरा का हो, इस प्रकार से जितने भी मामले हैं, हजारों मंदिर इस प्रकार से हमारे तोड़ोगे तो हम उस इतिहास से सीख लेंगे और फिर हम भविष्य की तरफ एक अच्छा भविष्य निर्माण करेंगे जहां पे सभी व्यक्ति की धार्मिक आस्थाओं का सम्मान किया जाए और हमारी धार्मिक क्रियाकलापों पर कोई कुठाराघात न कर सके। एक मजबूत जो भारत की आत्मा है, जो भारत की संस्कृति है, उसका हम संरक्षण कर सके। ठीक है, जिस प्रकार से 1978 के नसनार में 184 हिंदू इसी संभल में मारे गए, अग्नि में झोंक दिए गए, लेकिन तब किसी को आग क्यों नहीं लगी? और उसके साथ साथ ना कैंडल मार्च निकाला गया, लेकिन जब 5 लोगों की पत्थरबाजी करते हुए और उसके साथ साथ इस दरमियान मौत हो जाती, उस पर सियासत पुरजोर नजर आ रही है, उस पर आखिरकार क्यों नहीं बात होती? मुझे लगता है कि जो है अगर हम हमारे पार्टी के नेता रहे होंगे तो इसका भी विरोध किए होंगे। आपको पता है 1977 से लेकर के 1980 तक जो है जनता पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में और 1977 से लेकर 1979 तक राम नरेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। 1979 से लेकर के 1980 तक बनारसी दास जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। और उनके जो है नरसंहार उस समय में मैं आपके पहले जो किसी टीवी डिबेट पे तो वहां से जो पीड़ित थे वो भी जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि किसी ने सुध लेने के कभी प्रयास नहीं किया। तो सरकार क्या कर रही थी? अब मैं बिल्कुल इस चीज को भरोसा रखती हूँ कि अगर हमारे पार्टी को नेता, हमारी पार्टी का गठन 1992 में हुआ, अगर हमारे पार्टी के नेता श्रद्धेय नेताजी रहे होंगे तो बिल्कुल इस चीज का विरोध किया होगा। पर ये जो अभी की बात कह रहे हैं ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं ना 1978 से जब कुछ नहीं किया गया, भाई अब क्या कर रहे थे? आपकी सरकार पूछती ना कि भाई जनता पार्टी के जो नेता उस वक्त थे वो क्या कर रहे थे और अभी भी होंगे। ऐसा नहीं कि जो उस वक्त जो नेता थे भारतीय जनता पार्टी में वो अभी से नहीं करते। मुझे लगता है लिख निकाल करके अगर इतना ही खोदने का शौक है, जो है कह रहे थे ना इतिहास को खोदना पड़ेगा, तो खोदाई करे कि मंत्रिमंडल में कौन था उस वक्त और वर्तमान में उसमें से कौन है, उनको भी कटघरे में लाया जाए, वो भी जवाब दे ही दे कि नरसंहार वो क्या कर रहे थे, वो दहशत बने हुए थे। अगर अभी जो भाजपा के प्रवक्ता को मैं सुन रही थी वो कह रहे थे कि जो है हम भविष्य अच्छा करेंगे भूतकाल में जाकर के,
मुझे नहीं समझ में आता कि वर्तमान बर्बाद करके कौन सा आप भविष्य और भूतकाल सही करेंगे। ये इनका एजेंडा क्या चल रहा है कि अभी का वर्तमान खराब कर दो। 1978 में तो वर्तमान खराब किया ही था, देखिए भूतकाल खराब हो रखा हुआ है। अभी ये फिर जो 2024 का वर्तमान खराब करना चाह रहे हैं, फिर भूतकाल खराब रहेगा और जो नेक्स्ट वर्तमान रहेगा उसमें यही कहेंगे कि हम जो है भविष्य के लिए भूतकाल में जा रहे हैं कि भूतकाल में क्या हुआ था उसके बाद में हम भविष्य ठीक करेंगे, वर्तमान तो हम बर्बाद ही करेंगे। आपको पता है कि वर्तमान सही रहने से भूतकाल भी सही हो जाता है, भविष्यकाल भी सही हो जाता है, लेकिन ये सरकार का कार्य क्या है कि हम वर्तमान को बर्बाद करेंगे, ऑटोमेटिक जो है भूतकाल और भविष्यकाल खराब हो जाएगा। पता नहीं किस तरीके से ये चर्चा कर ले जाते हैं। सांप्रदायिक दंगा जो है जितना कराना चाहती है सरकार, मुझे लगता है इससे पहले कोई सरकार कराना नहीं चाहती रहेगी। जनता पार्टी के दौर में जो है वो दंगा हुआ होगा, किस प्रकार से हुआ होगा जनता पार्टी ही बता सकती है। जल्दी से विकास जी जवाब दे दीजिए, फिर मैं प्रदीप जी के पास आऊंगी। हमें भूतकाल में जाना पड़ेगा। मुझे लगता है चीजों को सही तरीके से समझ नहीं पा रही हैं। हम भूतकाल से सीख लेंगे, भूतकाल में जो गलतियां हुई हैं उससे हम सीख लेंगे और उससे हम अपना भविष्य अच्छा करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हमारी सरकार में कोई अच्छा काम नहीं हो रहा। हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे, दुनिया का जो भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है गंगा एक्सप्रेसवे, वो योगी जी की सरकार बना रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर और महिलाओं की जो सुरक्षा की बात है वो हम जो है सबसे अच्छा प्रदेश उसमें उत्तर प्रदेश है। संविधान का विधान यही लोग करते हैं। संविधान की किताब लेकर के लोग जाकर के शपथ लेते हैं, वहां पे क्या बोलते हैं संसद में छोटी सी किताब लेकर के जाते हैं। तो संविधान का है कि नहीं कि सभी लोगों के धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए? ये हमारा मूल अधिकार है, ये मूल अधिकार हम कैसे क्या जब मूल अधिकार की बात आती है केवल अल्पसंख्यकों के मूल अधिकार की बात करेंगे? क्या हिंदुओं का कोई मूल अधिकार नहीं होता है? हम अपने भी धार्मिक अधिकारों का पूरा प्रयोग करेंगे, उसका हम संरक्षण करेंगे, उसका प्रचार प्रसार करेंगे। और चूंकि भविष्य काल भूतकाल में हमारे साथ भेदभाव हुआ है, हमारे पास जजिया कर जैसी व्यवस्था लगाई गई थी, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया है। और ये जो लोग आक्रांता आए वो कहां से आए? वो भारत के रहने वाले तो नहीं थे, पूरी यहाँ की एक डेमोग्राफी चेंज कर दी गई और 600-700 सालों तक शासन किया भारत पे। तो कैसे करेंगे? क्या हम लोगों को याद नहीं दिलाएंगे? आज की पीढ़ियों को हम ये बताएंगे नहीं कि हमारे साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ और वो किस गलतियों की वजह से हुआ था, इसलिए हमें सतर्क होने की आवश्यकता है। और भूतकाल की बात ही छोड़ दीजिए, संभल की डेमोग्राफी अभी आप ही लोग दिखा रहे थे, वहाँ की डेमोग्राफी कैसे चालू हो गई, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, बताइए ना आपकी सरकार के। जी तो मुझे लगता है जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है जी उन्हें इस बात को सही तरीके से समझना चाहिए। जी ठीक है प्रदीप जी, जिस प्रकार से आज सीएम योगी विधानसभा में बोल रहे थे कि हमारे पुराण में ये कहते हैं कि श्री हरि का मंदिर 10वां अवतार कल्कि रूप में होगा, वो इसी संभल में ही होगा, तो क्या उसी का सिम्टम्स देखने को मिल रहा है? लगातार वो कहते हुए नजर आ रहे थे। निश्चित तौर पर आज प्रदेश के मुखिया ने जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जिस सरकार ने काशी के 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए, वट वृक्ष काट कर फेंक दिया, आज वो मंदिर पर चर्चा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर वो कुएं को बंद करने की बात कर रहे हैं। वो सरकार कुएं पे बंद करने की बात कर रही है जिनकी सरकार में प्रदेश के अधिकतर कुएं बंद हो गए हैं, तालाब सूख चुके हैं, वो कुओं को खोलने की बात कर रही है। बेरोजगार नौजवानों पे बात नहीं होगी, किसानों की डीएपी खाद पर बात नहीं होगी, बढ़ती महंगाई पर बात नहीं होगी, बढ़ती फीस पर बात नहीं होगी, बदलती शिक्षा नीति पर बात नहीं होगी, बिगड़ती कानून व्यवस्था पर बात नहीं होगी। बात होगी क्योंकि कुदरती की गड़बड़ी को छिपाना है, इसलिए तमाम तरह की बातें करनी है। हम पूछना चाहते हैं कि आप ये कह रहे हो कि 78 से ये मंदिर बंद था, तो 78 में किसकी सरकार थी? अरे महोदय, जिनके साथ आपने जनसंघ का विलय किया था उनकी सरकार थी, और उनका लगातार 5 बार इस प्रदेश में आप सरकार में रह चुके हैं और आपको इसका ध्यान नहीं आया। योगी जी, आप पिछले 5 वर्ष तक आपको यह मंदिर दिखाई नहीं पड़ा? तो निश्चित तौर पर कहीं पर हम हिंदू मैथोलॉजी को मानने वाले लोग हैं, कहीं भी मंदिर मिलेगा, कहीं भी हमारे आराध्य मिलेंगे, उनकी उपासना हम करेंगे, लेकिन उनके खिलाफ उनका आड़ लेकर राजनीति करना, उसका राजनीतिकरण करना कहीं ठीक नहीं लगता। वो नौजवान जिन्होंने अपने जाने दिए हैं उन पर चर्चा नहीं होगी, बहराइच के नौजवान की चर्चा नहीं होगी, संभल के नौजवानों की चर्चा नहीं होगी, वो भी तो भारत के नागरिक हैं। आपकी सरकार की जिम्मेदारी है या नहीं है, इन पर क्या बात नहीं होगी? अब पलायन की बात करते हो, इससे पहले भी आपके तमाम नेताओं ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के पलायन की बात की थी, बाद में मालूम हुआ कि आपके आंकड़े झूठे हैं।
तो निश्चित तौर पर आप किसानों को आतंकवादी कहने वाले लोग, देशद्रोही कहने वाले लोग, ये लोग पलायन की बात कर रहे हैं। और पलायन वो लोग जो पिछली आक्रांताओं की बात कर रहे हैं, जिन पर ये आरोप है ब्रितानी हुकूमत की मुखबिरी किया करते थे। तो ये तमाम चीजें हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपको इस समय प्रदेश के विकास की बात करनी चाहिए, नौजवानों के रोजगार की बात करनी चाहिए। अभी मेडिकल कॉलेज की बात हो रही थी, जिला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज का बोर्ड लगाकर अब मेडिकल कॉलेज क्या स्थापना की बात करते हैं, झूठ बोल रहे हैं। मेडिकल यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज, इंजाज मेडिकल कॉलेज जो स्थापित है, वहां की बढ़ती फीस पर बात नहीं कर रहे। वहां का जो डायग्नोस सिस्टम है उसके बढ़ते हुए फीस के मायाजाल पर बात नहीं कर रहे। ये सारी बातें हैं, इन पर चर्चा होनी चाहिए, बजाय तमाम मुद्दों पर गलत राजनीति करने का। बिल्कुल, विपक्ष भी यही राजनीति कर रहा है। अभी मैं अपने इंट्रो में ही बता चुकी हूँ, जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होती है, विपक्ष आता है और कहता है संभल हिंसा पर 311 नियम के तहत चर्चा होनी चाहिए। वहां किसने इस बात की चर्चा की? ये भी तो सवाल उठता है ना, सिर्फ तख्तियां उठाने से ही हो जाएगा? बाहर तख्तियां आप किसी और चीज की लेकर आते हो और अंदर सदन में कौन इस चीज की बात करेगा? विधानसभा में सरकार किस धारा के तहत बहस कराने की बात कर रही थी? सरकार जिस धारा के तहत बहस की बात कर रही थी, वहां पे आम सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिलता। अगर आम सदस्य बोलना चाहता है तो इसमें सरकार को दिक्कत क्या है? उनके पेट में दर्द क्यों होने लगता है? संभल क्या प्रदेश का हिस्सा नहीं है? वहां पर अगर कोई गड़बड़ी हो रही है, वहां पर नौजवानों की मौत पर अगर चर्चा होनी है, बहराइच के नौजवानों की मौत पर अगर चर्चा होनी है, तो सरकार उसके षड्यंत्र को छिपाने की कोशिश क्यों कर रही है? हमारा कहना यह है, हम ये कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर यहां पर बेरोजगारी पर चर्चा होनी चाहिए, यहां बढ़ती महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए, बच्चों की बढ़ती फीस पर चर्चा होनी चाहिए, किसान के डीएपी खाद पर चर्चा होनी चाहिए, उनके समर्थन मूल्य पर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल विधानसभा में उठाए जाते हैं। विधानसभा तो वो जगह है जहां एक पाउडर बरामद हुआ था, जिसमें एक बताया गया था कि पूरी विधानसभा ब्लास्ट हो जाएगी। आज तक आरोपी पकड़ा नहीं गया, उसकी विवेचना कहां तक बढ़ी, आज तक प्रदेश के मुखिया ने आज तक सदन को बताया तक नहीं। ठीक है, जवाब दीजिए जल्दी से। जी विकास जी जवाब दे दीजिए। नहीं, ये जो बात कह रहे हैं कि वहां के पलायन के आंकड़े झूठे हैं, इनके बातों को मैंने नोट किया। मैं बिंदुवार इनकी बातों का जवाब देता हूँ। पहली बात तो पलायन के जो आंकड़े दिखा रहे हैं, मीडिया दिखा रही है। वह मीडिया जो कैमरे लेकर के जा रही है, वहां के घरों के ताले बंद हैं। ये ताले इनको दिखाई नहीं पड़ते कांग्रेस के लोगों को, क्योंकि कांग्रेस वहां के जो आंकड़े हैं, जब भी आपको कुंदरकी में जब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता, तो समाजवादी पार्टी सहित जो इनका इंडिया गठबंधन है, इंडिया अलायंस के लोगों ने कहा कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत सकती है, जो वहां पे इतने ज्यादा बहुसंख्यक आबादी है। सहारनपुर में हिंसा, ये इन्हें दिखाई क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि इनका कारण इन्होंने तुष्टीकरण की ही तो राजनीति की है। हमेशा इन्हें जब हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है तो इन्हें कभी नहीं दिखाई पड़ता। कश्मीर में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, इन्हें कभी दिखाई नहीं पड़ा। इनकी आंखों पे एक पट्टी लगी हुई है, एक विशेष किस्म का इन लोगों ने चश्मा पहन रखा है, जिसमें हिंदुओं के साथ अत्याचार इन्हें दिखाई नहीं पड़ता। मुस्लिमों के साथ अत्याचार होता है तो इन्हें तुरंत दिखाई पड़ता है। सभी विषयों पर चर्चा होगी, लेकिन यदि बहराइच में वो क्या नाम है जो मारा जाएगा, राम गोपाल मिश्रा की हत्या हो जाएगी, तो क्या उस पर चर्चा नहीं होगी? बिल्कुल चर्चा होगी। यदि कहीं हमारे मंदिर को ढक दिया जाएगा, यदि कहीं हमारे मूर्तियों को जहां पे पहले पूजा होती थी उसको सभी कुओं को ढकने का प्रयास किया जाएगा, या कहीं पे जबरदस्ती अतिक्रमण किया जाएगा, यदि हम या आप चाहे जहां नमाज पढ़ लेते हैं, चाहे जहां पर बैठ करके आप चाहे जब जुलूस निकाल लेते हैं, और जब हम लोग कोई अपना धार्मिक कार्यक्रम करेंगे तो आप उसका विरोध करेंगे और निःशंक तरीके से हत्या करेंगे, और हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, वो भी बात करेंगे। हम हॉस्पिटल भी बनवाएंगे, मेडिकल कॉलेज भी बनवाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत करेंगे, सड़कें भी बनवाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर भी सुरक्षित करेंगे, महिलाओं को सुरक्षा भी देंगे, और उसके साथ साथ हम मंदिर मस्जिद के लोगों को अपने जो पूजा पद्धति का अधिकार है उसको भी सुनिश्चित कराएंगे। और हमने ये काम किया है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में कितने गुंडे माफिया होते थे, लेकिन किसके पेट में दर्द होता है? यही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं में दर्द होता है। मुख्तार अंसारी की जब जिस प्रकार से मृत्यु हुई, उसके लिए इन लोगों को दर्द। मुख्तार अंसारी कैसा व्यक्ति था? कौन उसे नहीं जानता था कितना बड़ा गुंडा माफिया है? अतीक अहमद कितना बड़ा गुंडा माफिया है? इनको पालने पोसने का काम किया किसने किया था? आज मैं कह सकता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ कि उत्तर प्रदेश का खत्म हो चुका है। ये किसने किया है? ये भारतीय जनता पार्टी के शासन ने किया है, या योगी जी ने किया है। और एक अच्छा माहौल किसने देने का प्रयास किया है? इनके शासनकाल में जब सहारनपुर के दंगे हुए तो दंगों के पीछे क्या कारण था?
समाजवादी पार्टी लौटेंगे की यहाँ आपके पास। प्रवक्ता बैठी हुई है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ से वो समस्या शुरू हुई थी, और वो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ से समस्या शुरू हुई थी। चुनावी भाषण नहीं चल रहा है, विकास जी, प्लीज जी, लौटेंगे। तो ये बात समझना होगा, ठीक है, अनर्गल आरोप ठीक है, लगाने से कुछ लौटेंगे। नहीं होता। ठीक है जी जी जिस प्रकार से पूजा जी, मैं वही क्वेश्चन बार बार दोहराना चाहती हूँ कि विधानसभा के बाहर तो कोई और तख्तियां होती है, जब सदन के अंदर प्रवेश करते ही दूसरा मुद्दा उठा दिया जाता है और आरोप यही, और आप सामने वाले से उम्मीद करते हैं मंदिर मस्जिद विवाद नहीं होना चाहिए। संभल मुद्दा तो आप लोगों ने बिठाया, आपने नहीं कहा कि हमें कितने युवाओं को रोजगार मिला। आरती जी, सारे मुद्दे जो है समाजवादी पार्टी के जो है एजेंडे में है, और हम ऐसा नहीं कि बहराइच और संभल पे क्यों नहीं होगी चर्चा। भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो है बहराइच पे चर्चा नहीं करते। अरे भाई, हम तो अपर सदन में भी कह रहे थे कि आप करिए, संभल बहराइच पे चर्चा होनी चाहिए। अगर आप सौहार्द खराब कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश की युवाओं को खराब कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की युवाओं की हत्या हो रही है, आप जो है उत्तर प्रदेश की शांति व्यवस्था को भंग कर रहे हैं, तो चर्चा होगी। जिस प्रशासन को दिया जाता है संभालने को उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे, वो प्रशासन अगर ऐसे किस्म में इन्वॉल्व होता है जहाँ पे इस तरह की घटनाएं घट जाती है, शांति व्यवस्था खराब हो जाती है और इतना बड़ा दंगा हो जाता है, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। उसमें चर्चा की बात की गई। जितनी तख्तियां आपने देखी आती थी, वो सारी की सारी जो चर्चा के मुद्दे हैं, और समाजवादी पार्टी आज हम इस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं, कल हम किसी और मुद्दे पे बोलेंगे हमें इसमें चर्चा करनी है, बेरोजगारी पे चर्चा करनी है, महंगाई पे चर्चा करनी है, हम चर्चा करेंगे। और हम चर्चा करके, क्योंकि ये सारे मुद्दे जरूरी है, कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है। बहराइच का मुद्दा भी जरूरी है, संभल का मुद्दा भी जरूरी है, बाकी मुद्दे जो आपके रोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, सब जरूरी है और सब पे चर्चा होगी। अभी जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, ये चले जाते हैं कि जब नरसंहार हुआ, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जब आप 1978 की बात कर रहे हो, तब भी आप ही की सरकार उत्तर प्रदेश में, आपने जनता दल के साथ में विलय कर लिया हुआ था, आपकी की सरकार थी। आपने जो है जब 1990 की बात करते हो, कश्मीर की बात करते हो, तब भी वीपी सिंह के प्रधानमंत्री थे, जगमोहन उस वक्त जो है गवर्नर थे। क्या किया इन लोगों ने क्या किया उस वक्त? आपके पास में इंफॉर्मेशन हो तो बताइए कि ये किया। आप जो ये लेके के ढिंढोरा पीटते हैं ना कि उस वक्त ऐसा हुआ, उस वक्त ऐसा, भाई आप ही की गवर्नमेंट थी और आप ही की सरकार में हुआ इस तरीके का कृत्य। और अभी भी जो है उत्तर प्रदेश में आप ही की सरकार है, दूसरी बार चल रही है, केंद्र में तीसरी बार चल रही है सरकार, लेकिन ये देकर के सिर्फ और सिर्फ आपको जो है गिरी हुई राजनीति करनी है। दंगे की बात चल रही थी कि मुजफ्फरपुर, आपको पता है मुजफ्फरनगर का जो दंगा था उसमें कौन आरोपी सिद्ध हुआ? आपके इनके विधायक विक्रम आरोपी सिद्ध हुए हैं। अभी बहराइच में जो दंगा हुआ था, इन्हीं के विधायक ने जो है इन्हीं के कार्यकर्ताओं पे जो आरोप लगा करके FIR कराया। ये तो यही करते चले आ रहे हैं। ये तो हम उन्नति की बात कर रहे हैं, इनको करनी पड़ेगी बात, और हम यही प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, बिल्कुल जिस प्रकार से दंगाइयों के अगर कमर तोड़ने का काम होगा तो दिक्कत किसको है? अगर सर्वे हो रहा है या फिर कोई चीजों पर कार्रवाई हो रही है, अगर सच सामने आ रहा है तो दिक्कत काहे की? निश्चित तौर पर दंगाइयों की कमर टूटने पर देश के अंतिम नागरिक को खुशी मिलेगी, लेकिन हम जानना चाहते हैं सुबोध सिंह के हत्यारों को माल्यार्पण किसने किया था? बनारस के बेटियों के बलात्कारियों को अपने संगठन के अंदर बड़े बड़े पद किसने दिए थे? उन्हें छिपाया किसने था? अगर हमने लगातार ऐसी व्यवस्थाओं के खिलाफ संघर्ष किया है। हमारी नेता प्रियंका गांधी, चाहे कुलदीप सेंगर का मामला उन्नाव का रहा हो, चाहे लखीमपुर में नंदी का मामला रहा हो, लगातार हम सड़कों पे संघर्ष करते रहे हैं। और अभी बात कर रहे थे तमाम ये किसानों की बात कर रहे थे, तमाम चीजों पे बात कर रहे थे। हमें पूछना चाहते हैं भूमि अधिग्रहण बिल लेकर कौन आया था? और भूमि अधिग्रहण बिल कहता क्या है? भूमि अधिग्रहण बिल कहता है कि बाजार भाव से 4 गुना। हम लखनऊ में बैठकर जहां चर्चा कर रहे हैं, सरकार जमीनें कब्जा कर रही है। कलिया खेड़ा, प्रसादी खेड़ा, अनौरा जैसे गांव में उनके जो मुआवजे हैं आधे से कम मुआवजे देकर पुलिस के बल पर उनकी जमीनें कब्जा की जा रही हैं। कानून व्यवस्था पर बात कर रहे हैं, मुख्तार अंसारी पे चर्चा कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं, ये तो वही सरकार है ना जिस सरकार के कार्यकाल में अदालत के अंदर एक अपराधी दूसरे अपराधी की हत्या कर देता है। ये वही सरकार है जिसमें एक जेल के अंदर एक अपराधी दूसरे अपराधी की हत्या कर देता है। ये वही सरकार है जो जहां जेल के अंदर अपराधी बर्थडे मनाते हुए अपना वीडियो वायरल करते हैं, आप जैसे सम्मानित चैनल को चलाता है। तो निश्चित तौर पर हम ये कहते हैं अपराधियों की कमर टूटनी चाहिए, लेकिन अपराधियों का बाइफरकेशन कौन करता है? आज एक फहरिस्त है, हर जनपद में अगर ये टॉप 10 के गुंडों की लिस्ट जारी करते तो उसमें 8 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलेंगे। हर जनपद को जो लीड कर रहा है
है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं, तो निश्चित तौर पर आज लखनऊ जहां बैठकर हम चर्चा कर रहे हैं, तमाम पार्कों पर अवैध कब्जे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभासदों के कब्जे हैं, तो ये तमाम बातें हैं, इन पर होनी चाहिए, बात बेरोजगारी पर होनी चाहिए। अभी रोजगार देने की बात कर रहे थे, इनके ये वो सरकार है जिसने इतिहास रचा है कि जितने भी वांट निकली सारी की सारी वांट घोटालों की भेंट चल गई, एक भी वांट अपने अंतिम पड़ाव पर नहीं पहुंचती है। और जब लड़के नौजवान रोजगार मांगने की बात करते हो तो आप उन पर लाठियां चलाते हो, किसान अपने हक की बात करता है तो उन्हें आतंकवादी कहते हो। तो ये कैसी सरकार है? निश्चित तौर पर सरकार पे सवाल होने चाहिए, जवाब देने की जिम्मेदारी किसकी है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जिस तरह से ऐसी जरूरत है भाई, विधानसभा में ऐसी प्रबलता के साथ मुद्दे उठाए जाए। ठीक है, विकास जी के पास आऊंगी। जिस प्रकार से लगातार संभल पे सच की बात सामने आ रही है, लेकिन अहम मुद्दे जो असल मुद्दे हैं उन पर चर्चा करने से क्या भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है? क्या विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, इसीलिए ये मंदिर मस्जिद का मुद्दा लेकर आ जाते हैं आप लोग? नहीं, देखिए आरती जी, मैंने पहले ही आपसे कहा कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। यदि हम लोकसभा संसद की बात करें तो आपको पता है कि हमारे संविधान को स्वीकार किए 75 वर्ष हुए, हम लोग संविधान पे चर्चा कर रहे हैं और हर प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दे, हमने कई सारे महत्वपूर्ण बिल अभी पिछले से लेकर के अब तक पास किया, हमने नए कानून बनाए जो भारतीय न्याय संहिता, इस प्रकार से कई हमने क्या सब महत्वपूर्ण काम नहीं थे, हम महत्वपूर्ण काम भी कर रहे हैं। या उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो हमारे देश में चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे वो किसी पर कौन सा काम नहीं कर रहे, सदन को महत्वपूर्ण चर्चा से कौन भागता है? चाहे वो हम, वैसे तो हम चर्चा इस समय उत्तर प्रदेश की विधानसभा की कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर लेकर के आना चाहूंगा, चाहे वो संसद में चर्चा की बात हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, हमेशा संसद में शोरगुल करना, हंगामा करना, तख्तियां लेकर के आना एवं महत्वपूर्ण मुद्दों से भागना और केवल हंगामा काटना है कि जिससे सदन की काम काज बाधित हो। या काम कौन कर रहा है? ये विपक्ष ही तो कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है मूल्यों पर आधारित राजनीति करनी चाहती है, करती आई है और वो करना चाहती है, यही उसका उद्देश्य रहा है। हम मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस में हम विश्वास करते हैं। हम चाहते हैं कि कम समय में अधिकतम कार्य हो और जिससे देशवासियों को उसका कुछ लाभ मिल सके। लेकिन जब भी ये महत्वपूर्ण समय आता है, कुछ समय का होता है जब हमारा सदन चलता है और उस महत्वपूर्ण समय को हमेशा विपक्ष हंगामे की भेंट चढ़ा देता है। वहां केंद्र में अडानी लेकर के मुद्दा लेकर के चले आते हैं, जबकि कोर्ट से भी और बाद में हमें पता हुआ है कि अडानी के नाम पर जिस प्रकार से या एक पूरी तरह से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होती है कि इस प्रकार से जो हम कार्यों को बाधित कर सकें और उसके बाद जो है कि हमें पता है कि कहीं पे कुछ निकलता नहीं है और उसी प्रकार से यहाँ प्रदेश में है। प्रदेश में आप लोग चाहते हैं कि जो है हम मूल मुद्दों से ध्यान हटाएं, आप कहीं पर दंगा कराने की कोशिश करेंगे, आप चाहेंगे कि उस राज्य में या उस जिले में दंगा भड़क जाए और फिर हमें तोहमत लगा सके सरकार पर कि सरकार गलत काम कर रही है। सरकार उसको सख्ती से निपटती है, जो भी दंगाई होते हैं उन पे कार्रवाई करती है और जब उन पे कार्रवाई करती है तो आपको मिर्ची लग जाती है, तब आप कहते हैं कि सरकार भेदभाव की भावना से काम कर रही है। देखिए, हम दंगा नहीं होने देंगे उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय योगी जी की सरकार इस मामले में बहुत ही सख्त है। हम आपकी तरह शासन नहीं चलाएंगे जिस प्रकार से आपने पूरे 2.5 साल तक प्रदेश को दंगल के आग में झोंक रखा था। हम उससे सख्ती से निपटेंगे और हम ये कहना चाहेंगे महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ आज सीएम योगी भी काफी कानून व्यवस्था को लेकर सख्त नजर आ रहे थे कि हम दंगाइयों की कमर तोड़ने का काम करता है तो दिक्कत क्या है। लेकिन अगर हिंदू मंदिर के सामने जुलूस निकल सकता है तो मस्जिद के सामने से शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती? ये बंटवारा इलाकों का कैसे हो सकता है? बंटवारा इलाकों का बिल्कुल भी नहीं है और ये कहना कि जो है दंगाई है या फिर कार्रवाई करती है, मुझे लगता है कि दंगाई को शरण देती है। अभी ये कह रहे थे कि सबके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, तो संभल का जो है सबसे रिसेंट दंगा जो सरकार ने कराया है रिसेंट है, उससे पहले आप बताइए कि जो तेलंगाना असम में चंदन गुप्ता कास्टन में जो हुआ था उसमें क्या कार्रवाई? जो अब मुख्य आरोपी होता है वो आरोपी जो है दूसरे साथ तिरंगा यात्रा में इनके जो है वहाँ के भाजपा के जो जिला अध्यक्ष होते हैं उनके साथ में तिरंगा यात्रा में शामिल होता है। उसके बाद में अगर अभी बात कर लीजिए बहराइच की, तो बहराइच में इन्होंने क्या कार्रवाई की? इनके ही विधायक इनके कार्यकर्ताओं के ऊपर केस दर्ज करते हैं, कहाँ कार्रवाई की? ये सदन में खड़े होकर के बोलना की कार्रवाई होगी, ये कहीं कार्रवाई नहीं करते हैं। अब बताइए, गोरखपुर में जब हॉस्पिटल में ऐसा होता कि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, लोगों की डेथ हो गई थी, इसमें तो बोला गया कि बहुत कार्रवाई की जाएगी। अब बताइए, कोई कन्विक्शन नहीं हुआ। अभी झांसी में जो है हॉस्पिटल में
आग लग गई। जो व्यवस्थाएं नहीं थी, जो ढांचियां हुई ऑडिट के बाद में चीजें अवेलेबल नहीं थी, वो तो थी। अब कोई कंडीशन किसका हुआ? किसी का नहीं, सबको क्लीन चिट दे दिया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ सदन में खड़े होकर के चिल्ला देते हैं कि ये कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई कब की जाएगी? तो अगर जरा सा वहां पे कोई और पार्टी का या किसी एक जो है समुदाय का, मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति अगर खड़ा भी दिख गया, वो देख ही रहा हो या मदद ही करने के लिए क्यों न चला गया हो, अगर वो मिल गया तो उसके ऊपर सारी चीजें ला करके कार्रवाई कर दी जाएगी, बल्कि अपराधी के ऊपर नहीं की जाएगी। अगर वो नहीं लिखा हुआ है तब तो हम सबको क्लीन चिट देते हुए चले जाएंगे, ऊपर से लेकर के नीचे तक। सदन में तो क्या है, सदन में तो हम चिल्ला ही लेंगे कि कार्रवाई होगी। हमारे प्रवक्ता बैठ के टीवी चैनल पे चिल्ला लेंगे कि कार्रवाई होगी। बाकी कौन देखने जा रहा है कि कहाँ कितना कन्विक्शन हुआ? कन्विक्शन तो होता ही नहीं है तो उनको चैनलों पे चिल्लाना ही नहीं है, तो उनको सदन में चिल्लाना है कि कार्रवाई होगी। गिना देना कार्रवाई कहाँ पे हुई है। अब बताइए, क्लीन चिट देते चले जा रहे हैं। अब चालू करिए, जितने दंगे हुए हैं आपकी सरकार में, उससे कहाँ कहाँ कितना कन्विक्शन किया हुआ है आपने। आप जो है बिल्कुल बानूस के रेखूस को आकर के माला पहना देते हैं। आप बताइए, इस तरीके की आप हरकतें करते, आप बात कर रहे हैं सौहार्द की। अभी बात चल रही थी कि हम मुद्दों पर चर्चा करना चाहिए। अरे आपको पता ही नहीं होगा आरती जी, अडानी आजकल जो है संसदीय भाषा हो गया हुआ है। अगर अडानी का शब्द आप प्रयोग करेंगे ना, बात हो रही थी ना लोकसभा की, राज्यसभा की, तो जो है अडानी शब्द को स्पष्ट कर दिया जाएगा सदन की कार्रवाई से। और अगर आप विपक्ष के हैं तो अगर नोटिस 267 में जो लिखा गया हुआ उसको कह दिया गया है अध्यक्ष की तरफ से कि नोटिस 267 में जितने मुद्दे हैं उसमें चर्चा नहीं होगी, तो आप नहीं कर सकते हैं। पर वहीं अगर आप सत्ता पक्ष के हैं और आप समय ले लेते शून्यकाल में, और जो नोटिस 267 में हटा दिया गया हुआ है, आप अगर सत्ता पक्ष के तो आप चर्चा कर सकते हैं, आप वहां पर चोरस चिल्ला सकते हैं। फिर कहते हैं कि सदन को चलने नहीं देते। आप क्या चाहते हैं? विपक्ष क्या करे भाई? अपनी बात तो रखे ही ना। वो अगर लेके जाता है मुद्दा तो भाई जो है कह देंगे स्पीकर पर्सन की नहीं, ये इस पे बहस नहीं होगी, ठीक है, नहीं होगी। इसमें जितनी भी चीजें हैं फिर पता चलता नहीं सत्ता पक्ष के हैं तो वो कर सकते हैं। ये इस तरीके की हरकतें होंगी तो सवाल तो पूछा ही जाएगा। जनता ने उससे तो भेजा है सदन में, और वो हम करेंगे, वही कर रहे हैं। संबल में भी आप लगातार आप देखेंगे आती भी है, संबल में जो किया गया हुआ है, संबल में उनका प्लान ऐसा चल रहा है कि दंगा होना चाहिए, वरना प्रशासन को कैसे पता नहीं चला। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन को गाइडेंस दिया गया होगा, जैसे बहराइच में प्रशासन को गाइडेंस दिया। बिल्कुल यही बात मुख्यमंत्री ने भी कहा कि प्रशासन ने तो खड़ा नहीं कर दिया वो मंदिर, और इसका इतिहास रहा है। पूजा जी, प्रशासन ने नहीं खड़ा कर दिया, तो दंगा भी 1978 में हुआ ना, समाजवादी पार्टी ने बंद भी नहीं कर दिया, और नहीं समाजवादी पार्टी ने ढकाया उसको। ठीक है, अगर ऐसा था किनके पास में दिखता है, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को दिखता है तो जाए प्रशासन के पास में ना, सदन में जाकर खड़े होकर के कुछ झूठ बोल रहे हैं। लोग झूठ बहुत अच्छी तरीके से बोल लेते हैं। ये कहे हर चीज का ठेकरा जो है प्रशासन के ऊपर फेंक देंगे कि प्रशासन का फेलियर है, उसके बाद में हर चीज के लिए सिर्फ और सिर्फ विपक्ष में जिम्मेदार ठहरा देंगे, खुद की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। अगर पास पड़ेगा अपने करके चले जाइए प्रशासन के पास में, भाई मुख्यमंत्री है, उठाइए जिम्मेदारी कुछ तो। बिल्कुल प्रदीप जी, जिस प्रकार से आज सदन में मुख्यमंत्री कहते हैं कि अल्लाह अकबर से किसी को दिक्कत नहीं होती है, तो जय श्री राम से किसको दिक्कत है? जय श्री राम से अगर किसी को दिक्कत होगी और अगर उसका कोई राजनीतिकरण कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आदरणीय प्रभु श्री राम हम सब जानते हैं, अयोध्या के रहने वाले हैं, वो हमारे आराध्य हैं। उन पर किसी को, देश के किसी भी मैथोलॉजी के मानने वाले लोगों को कभी कोई दिक्कत नहीं होती। इनको दिक्कत कहाँ है इनको? और ये जिनकी बात कह रहे हैं उनके मदरसे में तो लैपटॉप लगवाते हैं, वो बताते हैं टोपी से लेकर टाई तक, कंप्यूटर से लेकर विज्ञान तक की बातें करते हैं। अब पूछिए जरा इनसे कि प्राइमरी पाठशाला की जो 4 दीवारी गिरी हुई है उनकी, जहां शौचालय नहीं है, क्या शौचालय बनाने की बात की? हम लखनऊ जहां बैठकर बात कर रहे हैं, आज 40% से ज्यादा प्राइमरी पाठशाला गायब हो चुकी है। वहां जो महिला शिक्षक हैं उनके साथ जिस तरह के अभद्रताएं हो रही हैं, उनकी सुरक्षा की कोई बात की क्या? उनके पर जिम्मेदारी पढ़ाने से ज्यादा वोटर लिस्ट बनाने की है, प्रधान के साथ बैठकर काम करने की है, मिड डे मील चलाने की है, क्या शिक्षा की बात करते हैं क्या? तो निश्चित तौर पर ये राजनीतिकरण करने की बात करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी जब दलित नौजवान घोड़ी पे चढ़कर अपने ब्याह के लिए जा रहा था, यही भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं जो न सिर्फ उसे घोड़ी से उतार लिया बल्कि लाठियों से पीटा था। उसके विरोध में जब विपक्ष खड़ा हुआ था, जिसमें आदरणीय अजीत सिंह जी भी जो आज इनके साथ हैं वो भी उस आंदोलन में थे, इन्होंने उन सारे विपक्ष के नेताओं को लाठियों से पिटवाया था। तो ये बात कर रहे हैं कि ये धर्म की बात कर रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं
कि तमाम ऐसे लोग, इनको दिक्कत क्या है? इनको दिक्कत है पीडीए से, इनको दिक्कत है दलित से, इनको दिक्कत है बैकवर्ड से। वो लोग हैं जो आज मुख्यधारा में कैसे आ रहे हैं, विपक्ष इनकी आवाज कैसे बनना, इन्हें इस बात की दिक्कत है और इसलिए ये सरकार तिलमिलाई हुई है, इनके मुखिया तिलमिलाई हुए हैं। तो निश्चित तौर पर हम भी कहते हैं, दंगों की बात करते हैं, इनके अपने विधायक कहते हैं दंगाई भाजपा ही है, अभी तक क्यों गिरफ्तारी क्यों नहीं होती, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? हम ये पूछना चाहते हैं कि आप ये बताइए कि आपका विधायक थप्पड़ों से मारा जाता है, आज तक अपराधी गिरफ्तार नहीं होते। आपका सांसद विधायक आपस में मारपीट करते हैं, इस पर चर्चा नहीं होती। आपका विधायक सरकार को बताता है भ्रष्टाचारी, धरने बैठ जाता है। आपके मंत्री बताते हैं यहां महिला सुरक्षित नहीं है। तो निश्चित तौर पर ये सारी बातें विपक्ष नहीं कह रहा है, ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके नेता कह रहे हैं। तो इन सवालों का जवाब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, प्रदेश के मुखिया को देनी चाहिए। तो हम निश्चित तौर पर यह कहेंगे कि आप इस तरह के राजनीतिकरण से बचिए, इस प्रदेश के विकास की बात करिए, नौजवानों के रोजगार की बात करिए, बढ़ती हुई फीस पर बात करिए, बढ़ती बेरोजगारी पे बात करिए, किसानों के समर्थन मूल्य पर बात करिए, डीएपी खाद पे बात करिए। ये मुद्दे हैं विषय चर्चा के विषय के, इस पर संवाद होना चाहिए और सरकार को एक सकारात्मक भूमिका के साथ आगे बढ़ना चाहिए। विकास जी जी जवाब दे दीजिए। देखिए, हमारे कांग्रेस पार्टी के हमारे मित्र कह रहे थे कि हम लोग अयोध्या के समीप के रहने वाले हैं और जय श्री राम से हमें कोई आपत्ति नहीं। मैं लगता हूँ कि जय श्री राम शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है उसमें क्या बुराई है भाई? आपको क्यों जय श्री राम शब्द दंगाई शब्द लगता है? और यही जय श्री राम बोलने वालों पर ही मुलायम सिंह ने गोली चलाई थी। क्या इस बात को देश भूल सकता है क्या? और मैं देश ही नहीं, पूरी दुनिया ने इस बात को देखा था कि एक देश जहाँ की हिंदू, जो वहाँ की मूल संस्कृति है और वहाँ के हिंदू मंदिर पर जय श्री राम कहने वालों पे गोली चलाई गई थी। और ये किसके शासनकाल में हुआ था? अरे हम तो वो लोग हैं कि जो अपने आराध्य के लिए, अपने हिंदू के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए आतताइयों का दिया हुआ है, आक्रमणकारियों का दिया हुआ है। क्या बकवास बात कर रहे हैं? नहीं, जो बता रहा हूं सच्चाई जान लीजिए मित्र, आप बुरा ना मानिए, ये हिंदू शब्द ही आक्रमणकारियों का दिया हुआ है। हम सनातनी हैं, ये बात जान लीजिए। तो हिंदू आप जिस पर इतनी गर्व से बातें करते हैं, ये भी आक्रमणकारियों का दिया हुआ है। सनातन हमारा पंथ है, सुनिए पहले, सनातन हमारा पंथ है और अल्लाह ऊपर नहीं बोलना है। हम जय श्री राम, हर हर महादेव और राधे राधे पे ही हमारा जीवन बीत जाएगा। हम तो यह बार बार कहते आए हैं। इस विषय पर मैं आपसे एक लंबी बहस कर सकता हूँ। हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो हिंदुस्तान को अपना देश मानता है, एक साझा संस्कृति को मानने वाला है, उसमें विश्वास रखता है, वह व्यक्ति हिंदू है, वह चाहे किसी भी पंथ को मानने वाला हो। हम तो यही कहते हैं, हमारी तो यही परिभाषा है। हिंदुस्तान में रहने वाला जो मुस्लिम व्यक्ति है उसको भी हम हिंदू कहते हैं, जो बौद्ध जैन को मानने वाला है हम उसे भी हिंदू कहते हैं। और जो एक अलग अलग पंथ है, सनातन हमारा एक पंथ है, जिसको हम इस विषय पर हम नहीं जाते, इस विषय पर हम नहीं जाते। सामान्य बातचीत का जो विषय है उस पर आते हैं। ये क्या है कि हिंदू पर गोली चलाने का काम मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। और मुलायम सिंह यादव जी ने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि वो ने एक वर्ग विशेष का वोट बैंक लेना था। अपने मूल आत्मा को जमीर को बेच करके उन्होंने एक कितना घृणित काम करता, जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए वह कम है। और हम तो ऐसे लोग हैं जो इसके लिए अपनी सरकारी कुर्बान कर देते हैं। या हमने देखा है कि फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट के लिए आदरणीय कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। और आपका तो स्टैंड बार बदलता रहता है। आप एक बार कहते हैं कि हम इसके पक्ष में हैं, एक बार कहते हैं हम विपक्ष में हैं, एक बार आप ताला खुलवाते हैं पूजा होगी, फिर आप कहते हैं मंदिर नहीं बनेगा, और फिर जब आप मंदिर बन जाता है तो आप उसका विरोध करते हैं, और फिर जब बन के पूरा देश उसकी तारीफ करता है तो आप उसका श्रेय लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड कभी भी बदला हो? हम हमेशा से कहते आए हैं, जो हम कहते हैं वही हम करते हैं। हमेशा से हमारे स्टैंड था कि हम राम मंदिर बनाने के पक्ष में हैं। हमेशा से हम कहते थे कि हम धारा 370 हटाने के पक्ष में। हमने बताइए एक बार ये अपने स्टैंड से समझौता किया हो, और हमने कहता था और हम उसको पूरा किए। और भी मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि छेड़छाड़ होता है महिलाओं से, या महिलाओं के शौचालय की व्यवस्था नहीं है। आप बताइए, 70 सालों से कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। 2014 में जब आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने लाल किले से शौचालय की बात कही। इन्हीं कांग्रेस वाले पार्टी ने, लोगों ने उनका मजाक उड़ाया कि बताइए देश का प्रधानमंत्री शौचालय की बात करता है। और आज हमने देश में कितने सारे इज्जत घर के नाम प्रत्येक महिलाओं को शौचालय देने का काम किया। उसके अलावा जब आप लखनऊ के लिए लखनऊ बैठे हैं, बरसात में लखनऊ में यहाँ पे गोमती नगर में महिलाओं से किस प्रकार से छेड़छाड़ हुई थी, और जो लड़के छेड़छाड़ में शामिल थे उनसे कौन मिले थे? वो लोग जाकर के अखिलेश यादव से मिल रहे थे, और अखिलेश यादव ने कहा कि इनके साथ ज्यादती हुई।
ऐसे हमेशा दंगाइयों के साथ, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वालों के साथ कौन खड़ा होता है? हमेशा विपक्ष ही तो खड़ी होती है। और आज सवाल हम पर उठा रहे, अपने गिरफ्तार में झांक कर देखने का प्रयास नहीं करते और झट जाकर के उठा देते हैं। तो सब सही जानकारी रखते नहीं है और अलग अलग प्राप्त करते रहते हैं। मुझे लगता है कि नहीं, अपनी जानकारी करनी चाहिए, उसके बाद अगर कोई बात करनी चाहिए। पुलिस जांच में पता चलता है कि वो वहाँ पे नहीं थे। ठीक है, पहले प्रदीप जल्दी से जवाब दे दीजिए पहले। ठीक है, पूजन। देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, आपको इतना अधिकार तो है झूठ बोलने का। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने शौचालय पर बात की। हमने प्राइमरी पाठशाला के शौचालय की बात की थी। महोदय, शौचालय नहीं, 40% प्राइमरी पाठशाला ही प्रदेश से गायब हो चुकी है। आप पता कर लीजिएगा, अगर आप जानकारी करिएगा तो स्टडी कर लीजिएगा, अगली बार आइएगा बहस कर लेंगे पूरी तरीके से। हम शौचालय नहीं, प्राइमरी पाठशाला गायब हो चुकी है। और आप जब बात कर रहे थे राम मंदिर की, तो आप मान्यवर ये कांग्रेस या पूरे विपक्ष ने कहा था या तो न्यायालय के माध्यम से आपसी सहमति के आधार पर मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और मंदिर का निर्माण जहां रामलीला विराजमान, जो वाकई वादी हैं रामलीला विराजमान, वहां पर आपने मंदिर का निर्माण नहीं कराया। जहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में चबूतरा बना था, जहां पर मंदिर निर्माण की बात हो रही थी, मंदिर वहीं बना। नंबर एक बात। नंबर दो बात, हम ये कहना चाहते हैं, हम बात इस पर नहीं, बात बार बार हम ये कहना चाहते हैं कि आप बेरोजगारी पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? आप बढ़ती हुई महंगाई पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? आप किसानों के समर्थन मूल्य पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? और आप जब बात कर रहे थे, तमाम तरह की बातें कर रहे थे, या दलित नौजवान जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का था, वो क्या हिंदू नहीं था क्या? उनके उसके घोड़ी पे चढ़ने पर आपको इतनी दिक्कत क्यों हुई? आपने उसे न सिर्फ लाठियों से पीटा, बल्कि घोड़े से उतार के ऊपर उसका घर जला दिया। जब पूरा विपक्ष आंदोलन करने आया तो आपने लाठियों से पिटवाया। वो हिंदू नहीं था क्या? वो बनारस की बेटियां हिंदू नहीं थी क्या? उन्नाव के रेप पीड़िता हिंदू नहीं थी क्या? या लखीमपुर के आपके गुंडे गृह राज्य मंत्री के बेटे ने जिनकी हत्या की, या वो लोग हिंदू नहीं थे क्या? आप ये सवाल इस बात का है, देश में बढ़ते हुए अपराध पर कोई चिंता करेगा या नहीं करेगा? और हम जब ये कहते हैं आज कैबिनेट में आधे दर्जन से ज्यादा अगर अपराधी बैठते हैं तो कानून व्यवस्था की बात कौन करेगा? अब ये उत्तर प्रदेश के मुखिया पहले पूरे दुनिया में होंगे जिन्होंने अपने ऊपर ही लगे 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे न सिर्फ वापस लेने की सिफारिश की, बल्कि वापस करा लिया। तो इस तरह की सरकार है, और यहां से हम कानून व्यवस्था की बात सोचना भी बेईमानी होगी। मुद्दे पाते बाबरनामा पर योगी का स्ट्राइक देखने को मिली आज, जो उन्होंने बोला कि सफीकुर रहमान बर्क खुद को भारत का नागरिक ही नहीं कहते थे, वो तो बाबर को संतान, यानी कि वो बाबर के संतान है, वो कहते थे अपने आप को। पूजा जी, अगर जो है वो अपने आप को देश संतान कहते थे, मुझे लगता है अभी भी उनके पोते हैं, उनकी बात। माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या आपत्ति होती है? वो भारत के नागरिक है। उन्होंने जब ये बोला कि भारत के नागरिक है, वो किससे औलाद है? अगर मैं कहती हूँ कि मैं जो है भृगु ऋषि की सांवड़ की औलाद हूँ, तो मैं गलत कह दूंगी? अरे जब वो कह रहे हैं कि उनकी औलाद है, तो मुझे नहीं लगता इससे पीड़ा होनी चाहिए उनको, माननीय मुख्यमंत्री जी को। ये कहना कि तब से ये हो गया कि अगर इतनी इनको तकलीफ है तो फिर जो है मुगल एम्पायर में जो बना हुआ ताजमहल है उसको तोड़ दिया जाए। जो भी मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, पहले कुतुब मीनार को तोड़ दिया जाए, कुतुब मीनार के समय बना हुआ है, ये सब कर लिया जाए ना। लेकिन कहाँ पे चर्चा जाती है आगे? चर्चा कहाँ होनी चाहिए? माननीय मुख्यमंत्री जी जो है इस पे चर्चा कर रहे हैं कि वहाँ के सांसद अपने आप को किसका बेटा कहते हैं। क्या बात चल रही है? आप अपने आप को किसका बेटा कहते हो, मैं अपने आप को किसकी बेटी कहती हूँ? इस पे चर्चा होगी, इस पे चर्चा होगी कि उत्तर प्रदेश में आवश्यकता क्या है, संभल में आपने दंगा क्यों कराया? अगर आप कहते हैं कि दंगा के ऊपर कार्रवाई होगी तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? आपकी आप ही दंगा कराते हैं तो कार्रवाई करेंगे। अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो सदस्य नेताजी के, हालांकि मैं कभी नहीं चाहती सदस्य नेताजी पे चर्चा करें, पर ये लोग सुनते नहीं है। इनको ये क्या है कि उन्होंने अपनी जमीन को बेच करके यही खरीद रहे थे, यही खड़े वहां पे खरीद रहे थे, तभी तुमको पता है। और तब पद्म विभूषण देते वक्त जो है आपको क्यों नहीं जरूरत थी? तब आपको नेताजी पद्म भूषण आप देंगे कि उन्होंने कार्य किया हुआ है, अच्छा कार्य किया हुआ है। और जब वो रक्षा मंत्री तब उन्होंने अच्छा कार्य किया था, लेकिन यहाँ पे बैठ करके फिर आपको बुराई भी करनी होती है, आपको तुष्टीकरण भी करना होता है ना, आपके एजेंडों को दूर करता है। आपकी तरह नहीं है सदस्य नेताजी जी। मोदी जी जो है गोधड़ा कांड करा देते हैं तुष्टीकरण के लिए, महज अपनी राजनीति के लिए। ये आप लोग की जो है नियत में है, क्योंकि भाई उन्होंने कराया हुआ था। तो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश भी जो है समझ रहे हैं कि इसी नेजे पे चला गया। 2024 के बाद से पता चला है कि जनता उनको नकार है कि कोई जमीनी हकीकत पे कोई कार्य नहीं कर रहे धरातल पर, सिर्फ और सिर्फ बैठने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाए। भाई क्या होगा? अब ये कार्य किया जाएगा, लेकिन कब, कैसे, कोई पता नहीं। ये एक ही चीज को लेकर, एक ही मुद्दे को लेकर तत्कालीन जो है कैबिनेट मीटिंग 50 बार बुलाते हैं।
अभी जो नई सफारी बन रही है लखनऊ में, लड़ने की बात हुई थी कि बुलाई गई कैबिनेट मीटिंग, इसकी 2022 में भी हुई थी ना 16 जून को, तब भी बुलाई गई थी कैबिनेट मीटिंग। ये पहले कार्य किया जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ यही करते हैं। आप बताइए उन्नतगढ़ भर्ती में भी तो यही हुआ था कि 24 घंटे में निस्तारण किया जाएगा, हुआ क्या? मैंने शुरुआत में कहा इनको करना क्या है, सदन में खड़े होकर के बोलना है कार्रवाई होनी है, फटाक से कैबिनेट मीटिंग बुलानी की ये फलाना कार्य किया जाएगा, होगा कि नहीं देखा जाएगा, बाद में देखा जाएगा। नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, अगर दंगा खराब कराएंगे। ठीक है, जल्दी लास्ट कमेंट जल्दी से विकास जी। ठीक है विकास जी, लास्ट कमेंट जल्दी से। जी देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि शफीकुर रहमान वर्क ही नहीं, इनके तरीके से अब तो वो मुझे लगता है शायद वो दिवंगत हो चुके हैं। इस तरह से बहुत सारे हमारे यहाँ देश में मुस्लिम नेता हैं जो यहाँ के नागरिक हैं, लेकिन वो हमेशा भारत विरोधी बयान देते रहे हैं। और इसमें सिर्फ उनका ही नहीं, मैं तो कहूंगा कि राहुल गांधी जी का स्पष्ट बयान है, उन्होंने विदेशों में जाकर के क्या क्या बोला। तो देश विरोधी बयान तो इतने बड़े नेता खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला था? और ऐसे बहुत सारे लोग, देश में एक बड़ी आबादी है जो भारत में रहती है, यहाँ का खाती है, यहाँ का पीती है, यहाँ के हवा सांस लेते हैं, यहाँ के संसाधनों का उपयोग करते हैं, लेकिन उनकी विचार सोच पाकिस्तान पर है, वो यहाँ के विरोध में काम करते हैं। और मैं कहता हूँ ऐसा नहीं होता तो ऐसी आप देश में बार बार घटनाएं हुई हैं। यहाँ पे पाकिस्तान के झंडे लहराए गए हैं, पाकिस्तान के पक्ष में जब भारत या पाकिस्तान का मैच हुआ तो पाकिस्तान के मैच जीतने की दुआ की गई या पाकिस्तान के मैच जीतने पर खुशी मनाई गई। अभी बांग्लादेश में जिस प्रकार से तख्ता पलट हुआ, आप देखिए कितने लोगों ने उसको सराहा है और वो लोग चाहते थे कि भारत में भी इस प्रकार का कृत्य हो। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हम ऐसे लोगों का इलाज करेंगे। यदि कोई देश विरोधी काम करेगा, देश को अस्थिर करने का कोशिश करेगा, देश को प्रधानमंत्री एक नेगेटिव रवैया अपनाएगा, तो हम ऐसे सुनेंगे और जो भी उनके पास हमारे पास कानून सम्मत कार्रवाई होगी, हम उनके कानून सम्मत कार्रवाई करेंगे। और जब हम कानून सम्मत कार्रवाई करते हैं तो विपक्ष को रुचि रहने लगती है, ये लोग शोर मचाने लगते हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है इन्हें। अपने देश के प्रति इतना तो मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। इसका परिणाम यही है कि लगातार चुनाव आ रहे हैं, लगातार चुनाव। अब तो इन्हें देश की उन्होंने पूरा भारत जोड़ो यात्रा करके देश के तमाम मुद्दों पर बात कर रहे थे। प्रदेश की बात कर ले। प्रदेश में सरकार जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, उन्होंने बताया था 17 जून तक प्रदेश के सारी सड़कों के गड्ढे भर जाएंगे। आज तक जहां हम लखनऊ राजधानी में बैठ के चर्चा कर रहे हैं, राजधानी की आधे शहर में सड़क पे गड्ढा या गड्ढे में सड़क, इस बात की जानकारी तक नहीं है। अब आप बात करते हैं, और इसके बाद सबसे जैसे सरकार आई थी ऑपरेशन मजनू, ऑपरेशन स्लॉटर हाउस, सारी चीज चलेगी। ऑपरेशन मजनू की स्थिति यह है कि आज उत्तर प्रदेश महिला अपराध के मामले में नंबर 1 है। ऑपरेशन स्लॉटर हाउस में की स्थिति है, आज भी तमाम तरह के अवैध स्लॉटर हाउस चल रहे, सरकार को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां आय बढ़ गई है अवैध तरीके से। तो ये बात हुई उत्तर प्रदेश की। अब बात हुई चाहे कश्मीरी ब्राह्मण की, उस पर हम बता चुके हैं कि अब आपकी सरकार थी, आपकी सरकार में ये पलायन हुआ था। अभी देश के प्रधानमंत्री पर चर्चा कर रहे थे, बगैर बुलाए पाकिस्तान बिरयानी खाने कौन गया था, ये पुरानी बातें, इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो निश्चित तौर पर हम ये कह रहे हैं, हम कोई भी विपक्ष के नेता बगैर बुलाए पाकिस्तान बिरयानी खाने नहीं गया है। और इतना ही नहीं, बांग्लादेश की अगर आप बात कर रहे हैं तो पूरे विपक्ष ने आपको जिम्मेदारी दी थी और कहा था हम सरकार के साथ हैं। अब बताइए कि बांग्लादेश की सरकार पे आपने कितना दबाव बनाया और वहां के हिंदुओं की रक्षा करने के लिए भारत की सरकार ने कौन सा कदम उठाए, बता के जाए भारतीय जनता पार्टी के। मैं बोलता हूं, भारत सरकार ने सचिव स्तर पर वार्ता की है, मैं जवाब दे रहा हूं। भारत सरकार ने सचिव स्तर पर वार्ता की है और भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग एकमात्र ऐसी पार्टी और संगठन है जिन्होंने इसके लिए देश में आवाज उठाई है। महोदय, सरकार भारतीय जनता पार्टी की और पूरे विपक्ष ने सरकार को जिम्मेदारी दी है। आपको जानकारी नहीं है तो पता कर लीजिए, बाकायदा बैठक हुई थी, पूरे विपक्ष ने सरकार को जिम्मेदारी दी थी और कहा था हम आपके साथ हैं। ये जिम्मेदारी सरकार को होती है। आप बताइए, आप बताइएगा हिंदुओं की रक्षा कर रहे हैं, सरकार ही तो जाएगी ना महोदय। ठीक है पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी पहली बार सरकार है जो विपक्ष से पूछ रही है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। अरे बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। अब आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने अभी कल सदन में उठाया बांग्लादेश का मुद्दा। ठीक है, लगातार पूरा विपक्ष आपको जिम्मेदारी दे रहा है। बांग्लादेश पे अभी चर्चा नहीं है। ठीक है पूजा जी, लास्ट कमेंट। देखिए आरती जी,
जहां तक बात रही संभल की, तो संभल में जो है ये संभल हो चाहे बहराइच हो, ये लगातार दंगे कराने की जो सरकार प्रयास कर रही है, इसके सरकार ही रेस्पॉन्सिबल है और बार बार प्रशासन के पीछे छुपना चाहती है, क्योंकि प्रशासन को आगे करके करती है गलत कृत्य, उसके बाद में कहेगी नहीं प्रशासन की गलती है। तो इस पे सरकार जो बैठ करके माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में कह रहे हैं ना कि सबके ऊपर कार्रवाई होगी, मुझे लगता है बहराइच के ऊपर क्या कार्रवाई हुई वो बता दें, उसके बाद में संभल में कहाँ कार्रवाई कर रहे हैं, किसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, प्रशासन का किसी जो है ऑफिसर को निकाल रहे हैं क्या, किसी के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं, वो उनके एजेंडे को सूट करता है। ये नफरत फैलाते रहेंगे और हम इनसे प्रश्न करेंगे, हम इनके जनता के मुद्दों पर लेकर के आएंगे, कितना भी सदन में झूठ बोले हम इनके झूठ को जो है आगे बढ़ने नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का मैसेज जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जिस प्रकार से 27 चुनाव की लड़ाई के अब ज्यादा दिन तो बचे नहीं है, और उससे पहले जिस प्रकार से मंदिर मस्जिद का अलग लड़ाई संभल में देखने को मिल रही है, और संभल में मंदिर मिलने की गूंज विधानसभा तक जो आज सुनाई दे रही है, और जिसको लेकर अखिलेश यादव भी लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई कितनी आगे बढ़ती है देखने वाली बात होगी। प्राइम डिबेट में मेरे साथ में लड़ते ही देखते रहिए प्राइम टीवी।